न्यायपालिका और अधिकार। क्या है न्यायपालिका और अधिकार, चलिए जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, हम पहले ही देख चुके हैं कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। अंडरलाइन करो इस बात, क्या कहा गया है, न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान ऐसे दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। तो वो कौन सी विधियां हैं, पहला, यह अनेक रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 32 उच्च न्यायालय को भी ऐसे रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 226, ठीक है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आपके उच्च न्यायालयों को अर्थात हाई कोर्ट्स को भी रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसको रिट जारी करने का अधिकार है, आपके सर्वोच्च न्यायालय को, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। अनुच्छेद 13, अगर लगता है उसे कि सरकार के द्वारा बनाया गया ये कानून भारत की जनता के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो अनुच्छेद 13 का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को गैर कानूनी घोषित कर सकती है, गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। तो ये वो दो तरीके हैं जिनके माध्यम से भारत की न्यायपालिका आपके और हमारे अधिकारों की रक्षा करने का काम करती है। ठीक है, ये दोनों प्रावधान एक ओर सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। उपयुक्त प्रावधानों से दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था करता है। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभवतः न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनर्वालोकन की मतलब अपने द्वारा दिए गए आदेश को वो फिर से बदल सकती है और इस शक्ति को क्या कहा जाता है, न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति। समझ में आई बात, इस शक्ति को क्या कहा गया है, न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति। और ये शक्ति सिर्फ किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास, हाई कोर्ट वाई कोर्ट के पास नहीं है ये शक्ति, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास ही ये ताकत है कि वो अपने द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को बदल सकती है। ठीक है, सुनना, न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनर्वालोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारत में संविधान लिखित है और उसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन शब्द का प्रयोग न होने पर भी यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। समझ में आई बात, तो भारत की जो सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत, वो किसी भी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। इतनी ताकत है किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। समझ में आई बात, अगर उसे लगता है, मान लो 5 साल पहले तक ये कानून उसे सही लग रहा था, तब तक तो उसने उसे गैर संवैधानिक नहीं घोषित किया। अगर उसे 5 साल बाद लगता है कि ये कानून जो बनाया है सरकार ने ये गैर संवैधानिक है, उसे वो गैर संवैधानिक कह सकती है। समझ में आई बात, और ऐसा कोई शब्द भारत की लिखित संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर लिखा गया है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार के द्वारा या भारत की विधायिकाओं के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकती। तो उस शक्ति के आधार पर भारत की सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति अपने आप आ गई है, बिना कहे ही। समझ में आई बात कि नहीं आई अभी भी। इसके अलावा हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन करते समय
देखा कि संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसा करके वह किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोकता है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि इस कानून का विषय तो राज्य सूची में है, तब वे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और यदि न्यायालय उससे सहमत हो तो वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान में शक्ति विभाजन योजना के प्रतिकूल हो। न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर भी लागू होती है। न राज्य केंद्र सरकार के अधिकारों का अधिगमन कर सकते हैं और न केंद्र राज्यों के अधिकारों का अधिग्रहण कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो जाओ न्यायालय और फिर न्यायालय डिसाइड करेगा कि कौन सही और कौन गलत है। समझ में आई बात? ठाक आगे सुनो। रिट जारी करने की ओर न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती हैं, अत्यंत शक्तिशाली बना देती हैं। न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। समझ में आई बात? क्या आपको याद है कि अधिकारों से संबंधित अध्याय में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन किया था। यह अधिकार बंधुआ मजदूरी, लोगों की खरीद फरोख्त और खतरनाक कामों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि जिन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है वे अदालत का दरवाजा कैसे खटखटाएं। जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका के लिए यह संभव हो पाया है कि वे ऐसे उल्लंघनों के मामले पर विचार कर सके। इससे न्यायालय ने अनेक मुद्दों पर विचार किया, जैसे जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ना, पत्थर की खदानों में काम करने की अमानवीय दशा, बच्चों का यौन शोषण आदि। इस प्रवृत्ति ने गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों को अर्थपूर्ण बना दिया है। तो आप ये जान लीजिए कि न्यायिक पुनर्वालोकन, न्यायिक सक्रियता ने उन लोगों तक न्यायपालिका की पहुंच को पहुंचा दिया है जो वास्तविक तौर पर न्यायिक अधिकार के अधिकारी हैं, जिनके साथ वास्तविक तौर पर शोषण हो रहा है, जो सच में मजलूम है, जिनके ऊपर सच में अत्याचार हो रहा है, जिन्हें सच में न्यायपालिका की जरूरत है। तो न्यायिक पुनर्वालोकन ने और न्यायिक सक्रियता ने उनके और उनके बीच का जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को कम किया है। समझ में आई बात? तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।